अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो अब हुकूमत जो है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उसकी वही कैफियत हो गई है। अपोजिशन ने ऐलान किया है कि वो अब सड़कों पर आएगी। 11 तारीख को एक जलसा होगा कोयटा में, जिससे इब्तिदा होगी पूरी तहरीक की। हुकूमत लगता है घबराई हुई है, हुकूमत कांप रही है, हुकूमत बयानात दे रही है और अब एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये भारतीय एजेंडे पे है, ये रॉ की साजिश है। इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि क्या मामलात हैं। इसके अलावा दो मुलाकातें हैं, मौलाना फजल रहमान की दो मुलाकातें हैं जनरल बाजवा से। उसकी क्या तफसीलात हैं, उस मुलाकातों में हुआ क्या, और जनरल बाजवा को परफ्यूम की बोतल क्यों देनी पड़ी मौलाना फजल रहमान को, इसकी अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन है, उसको क्लिक कर लें। बेल आइकन के बटन को अगर आप क्लिक कर लेंगे तो फौरन जैसे ही कोई अपडेट आएगी वो आपके मोबाइल पे आ जाएगी और आप देख सकेंगे उसे। दोस्तों, हुआ ये है कि अब अपोजिशन की जो जमातें हैं, उन्होंने फैसला किया है कि उनकी जो सरबराही है पीडीएम की, वो करेंगे मौलाना फजलुर रहमान। इस हुकूमत को, या कह लीजिए इस्टेब्लिशमेंट को, जो सबसे ज्यादा खतरा है, ना वो पीपल्स पार्टी से है ना वो नून लीग से है, वो है मौलाना फजल रहमान से। इसी वजह से पिछले साल जब मौलाना फजल रहमान आ रहे थे इस्लामाबाद, धरना देने आ रहे थे और उन्होंने वहां पे धरना किया भी था, तो उससे पहले जनरल बाजवा की मुलाकात हुई थी मौलाना फजल रहमान से 1 महीना पहले, और धरने के दौरान भी एक मुलाकात हुई थी। इन दो मुलाकातों में क्या कुछ हुआ था, उसकी अब जो कहानी सामने आई है वो इंतहाई दिलचस्प है। और उस कहानी से आपको अंदाजा होगा कि आने वाले दिनों में मौलाना फजल रहमान की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। जब पिछले साल मौलाना फजल रहमान ये धरना लेकर इस्लामाबाद आ रहे थे और पीपल्स पार्टी और नून लीग एहतियात कर रही थी, उनकी कोशिश थी कि शायद इस्टेब्लिशमेंट से मामला तय हो जाएंगे और मौलाना फजल रहमान के साथ वो नहीं जाएंगे और मौलाना को सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा, तो उस धरने से 1 महीना पहले जनरल बाजवा ने बुलवाया मौलाना फजल रहमान को। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई। अब इसकी तस्दीक गफूर हैदरी साहब ने भी की है और कहा है कि उस मुलाकात में मौलाना को कहा गया था जनरल बाजवा की तरफ से, ये अब पब्लिक हो चुकी है बात, कि आप ये धरना ना करें, हम नवाज शरीफ का इंतजाम कर रहे हैं, हम जो नवाज शरीफ के खिलाफ कर रहे हैं उसमें आप मदाखलत ना करें। अब ये पब्लिक हो चुकी है बात और इसकी DGISPR ने अब तक तरदीद भी नहीं की, तो इसका मतलब इसे सच ही समझा जाए, जो कि 1 महीना पहले पिछले साल धरने से ये मुलाकात हुई थी। एक और खबर जो फिर सामने आई, वो आई धरने के दिनों में मौलाना फजल रहमान को बुलाया गया था और मौलाना को कहा गया था कि ये आप धरना अपना समेटें और यहां से बाहर जाएं। उन्हीं धरने के दौरान मौलाना फजल रहमान पे ये इल्जाम लग रहा था, ये बातें हो रही थी कि मौलाना फजल रहमान एक नहीं 2 इस्तीफों की डिमांड करेंगे। बाकायदा मौलाना फजल रहमान से एक सहाफ़ी ने यह सवाल भी किया था कि आप एक नहीं 2 इस्तीफों की बात कर रहे हैं, और इससे मुराद थी एक इमरान खान का इस्तीफा और एक जनरल बाजवा का इस्तीफा। ये 2 इस्तीफे थे जिसके हवाले से पिछले साल कहा जा रहा था और एक्सटेंशन का भी मामला था, तो इनको और तकवीत मिल रही थी कि शायद मौलाना फजल रहमान साहब जनरल बाजवा और इमरान खान के इस्तीफे का मुतालबा करेंगे। लेकिन जब ये मौलाना से सवाल हुआ था तो मौलाना ने इसकी तरदीद कर दी थी, वो चौंक गए थे, उनके जो एक्सप्रेशन थे, तासुरात थे, वो इंतहाई अहम थे, मानाखेज थे। अब अपोजिशन ने ये फैसला किया है, नवाज शरीफ ने ये फैसला किया है, पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है कि वो अब मौलाना फजल रहमान को आगे आगे रखेंगे और अपोजिशन की तमाम 11 जमातें जो हैं वो मौलाना के पीछे सजदा रेज होंगी। वो उनकी इमामत में अब नमाज पढ़ेंगी इस हुकूमत की, जिसे हाइब्रिड हुकूमत कहा जाता है, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट भी इस हुकूमत का हिस्सा कहा जाता है। मौलाना के साथ जो जनरल बाजवा की मुलाकात हुई थी, उसमें बाकायदा जनरल बाजवा ने कहा था कि हम इस हुकूमत के साथ नहीं है, हम हर हुकूमत के साथ होते हैं और अगर आपकी हुकूमत आई तो आपके साथ भी हम होंगे। लेकिन मौलाना की ये बार बार मौलाना जोर दे रहे थे कि इस हुकूमत की इस्टेब्लिशमेंट पुष्ट पनाही ना करे। जो इस पर मौलाना जनरल बाजवा ने कहा था मौलाना को कि हम इस हुकूमत के मातहत हैं, इस हुकूमत के साथ नहीं है, ये हुकूमत जो अहकामात देती है उस पर हम अमल करते हैं। अब पीडीएम ने यह फैसला किया है कि उसका पहला जो जलसा होगा वो 11 तारीख को कोयटा में होगा। अब ये एक और कहानी है कि कोयटा में जलसा क्यों रखा गया, उसके पीछे कहानी ये है, खबर ये है कि 7 अक्टूबर को जो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है अचकजई साहब की, उनका एक जलसा होता था, हर साल वो जलसा करते थे कोयटा में। तो
अचकजई साहब ने ये दरख्वास्त रखी कि हम 7 तारीख को एक जलसा करने वाले हैं, तो हम उसे 11 को कर देते हैं। हमने इस हवाले से अपने कारकुनान को मुतहरिक भी कर दिया है, वो कारकुनान इसमें शरीक भी होंगे। लिहाजा अब ये 11 तारीख को जब जलसा होगा तो एक बड़ी अवामी कुव्वत उसमें शरीक होगी और हम इसको एक जज्बा जोश दे सकेंगे शुरू से ही जो हमारी तहरीक है। जब महमूद खान अचकजई की जानिब से ये तजवीज़ आई तो इसको तमाम अपोजिशन की जो 11 जमातें हैं उन्होंने सराहा, इसको कबूल किया और अब 11 तारीख को कोयटा में ये जलसा होगा। यहाँ अहम बात यह है कि मौलाना फजल रहमान की जो सरबराही थी पीडीएम की, उसका जो ऐलान किया, उसकी जो तजवीज़ दी थी वो नवाज शरीफ साहब ने दी थी और तमाम जो दीगर जमातें थी उन्होंने उसकी तायीद की थी। और एक महीना पहले, जो मेरे ज़राए बताते हैं, तकरीबन एक महीना पहले नवाज शरीफ साहब अपना ये जहन बना चुके थे कि उन्होंने इसकी जो सरबराही है मौलाना फजल रहमान को ही देनी है। जब नवाज शरीफ साहब ने ये तजवीज़ रखी, तमाम जमातों ने इसको कबूल किया, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस पर अपने रिजर्वेशन का, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कुछ इस तरह किया। उन्होंने कहा कि ये जो सरबराही है ये रोटेशन में होनी चाहिए, ये वक्त के साथ तमाम जमातों को मिलनी चाहिए, जितनी 11 जमातें हैं। इस पर ANP के जो हैदर होती थे उन्होंने भी बिलावल भुट्टो का साथ दिया। उन्होंने कहा कि यही मामला होना चाहिए, लेकिन दीगर जो 9 जमातें थीं उन्होंने इसकी मुखालफत की और उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान ही को चाहिए कि वो इस पूरे PDM के प्लेटफॉर्म को लीड करें और जो हुकूमत के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तहरीक है उसको मुतहरिक करें, लोगों को सड़कों पर लेकर आए। एक और अहम मामला वो ये है कि इस इजलास में यह भी तय हुआ कि जो 20 तारीख की APC थी उसमें 26 नुकात पर जो मुश्तमिल एक अलामिया जारी हुआ था उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा और तमाम जो भी तकरीरें होंगी वो उन्हीं 26 नुकात के गिर्द होंगी। उन 26 नुकात का अगर जायजा लिया जाए तो उसमें बेशतर नुकात, बल्कि 70% से ज़ायद नुकात ऐसे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करते हैं और उनकी क़यादत को टारगेट करते हैं। उसमें बाकायदा आसिम बाजवा साहब का नाम लिया गया है और कहा गया है कि आसिम बाजवा साहब का एहतसाब होना चाहिए। तो आप अगर देखेंगे आगे जो जलसे जुलूस आएंगे उसमें टारगेट किया जाएगा जनरल आसिम सलीम बाजवा को, क्योंकि उनके लिए अहम बात यह है वो हुकूमत का हिस्सा भी हैं और इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा भी हैं, लिहाजा वो एक सॉफ्ट टारगेट होंगे अपोजिशन का। मैंने ये बात इसलिए की थी कि बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उसकी वजह यह है कि अब हुकूमत ये इल्ज़ामात लगा रही है अपोजिशन जमातों पर कि वो रॉ के एजेंडे पर और भारत के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। बाकायदा शहबाज गिल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने तस्वीरें लहला लहला कर दिखाया कि किस तरह नवाज शरीफ साहब के मोदी से ताल्लुकात थे या भारत से ताल्लुकात थे। तो उन साहब के लिए, शहबाज गिल साहब के लिए अर्ज़ ये है कि अपोजिशन जमातों ने यह अब फैसला किया है कि वो उनको मुंह भी नहीं लगाएंगे और इस जो ये इजलास हुआ था इसमें ये फैसला हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया जाएगा और 70% जो अब निशाने पर होंगे वो इस्टेब्लिशमेंट होगी, 20% ये हुकूमत निशाने पर होगी अपोजिशन के और 10% नैब की जो कार्रवाइयाँ हैं या नैब के चेयरमैन हैं वो निशाने पर होंगे। तो इस हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन ये तय कर चुकी है कि इस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर करना है और वो जो लोग इसकी हुकूमत की पुष्टपनाही कर रहे हैं, क्योंकि ये हुकूमत जो ताकत हासिल कर रही है अपोजिशन के ख्याल में वो इस्टेब्लिशमेंट की कुव्वतों के से हासिल कर रही है, लिहाजा अगर उन्हें कमज़ोर कर दिया जाए तो इस हुकूमत को गिराना आसान हो जाएगा। तो अब ये आने वाले दिन फैसला करेंगे कि अपोजिशन की स्ट्रैटेजी क्या होती है, इन जलसों में क्या नारे लगते हैं, इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से क्या फैसला करती है, क्योंकि अब तक उनकी जानिब से तहरीक इंसाफ के लोग तो आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो फौजी तर्जुमान है या इस्टेब्लिशमेंट उनकी जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन आने वाले दिनों में मुमकिन है कि उनकी जानिब से भी कोई बयान सामने आए जिससे ये माहौल और गर्म हो सकता है। जहां तक गद्दारी कार्ड और भारत नवाज कार्ड का ताल्लुक है तो ये कार्ड अब इतने इस्तेमाल हो चुके हैं इन अपोजिशन जमातों पर कि मेरा ख्याल है कि अब इनका इस्तेमाल शायद इतना इफेक्टिव ना हो, इतना सूदमंद ना हो, क्योंकि अब अवाम भी जान चुके हैं कि जिस पर अगर इल्ज़ाम लगाना हो, जिसको नीचा दिखाना हो तो कह दो कि वो गद्दार है या भारतीय एजेंट है। तो अब ये कार्ड्स इतने सूदमंद या इतने इफेक्टिव नहीं होंगे कि वो हुकूमत का या इस्टेब्लिशमेंट का काम कर सके। अब इसको दूसरे तरीके से अगर हैंडल करना है तो करना पड़ेगा। ये मामला अब शायद इस बार इस तरह ना चले, क्योंकि पिछली बार भी जब ये करने की कोशिश की गई थी तो इतना
اس کے افیکٹو اثرات سامنے نہیں آئے تھے. آپ کو یاد ہوگا باقاعدہ گدی نشینوں نے پریس کانفرنسیں کی تھی اور نواز شریف صاحب پر غداری کے الزامات لگے تھے, لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. نواز شریف صاحب پر ایک جوتے کا حملہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, سیائی والا حملہ ہوا تھا اور احسن اقبال صاحب پہ اٹیک ہو گیا تھا, لیکن اس سے زیادہ بات نہیں ہو سکی تھی. تو یہ کارڈز اب ایکسپوز ہو چکے ہیں, عوام اس کو بہتر جان چکی ہیں, لہٰذا اب ان کا استعمال میرے خیال بیجا ہوگا. کوئی اور ترکیب ہوگی جو استعمال کرنی ہوگی, سامنے لانی ہوگی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو. آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے آنے والے دنوں کے حوالے سے؟ اور جو یہ اسٹیبلشمنٹ اور مولانا فضل الرحمان کی اب جنگ ہوگی, مولانا کو کیوں آپ کے خیال میں سربراہ بنایا گیا ہے, اس حوالے سے اپنی رائے دیجئے, کامنٹ کیجئے, اس ویڈیو کو لائک کیجئے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.